पैरों में मारा, कपड़े फाड़ दिए और जांघों में डंडे चला दिए। समझ रहे हैं? इस समय ये देखिएगा, पेट के अंदर तक लकड़ियाँ डाल दी। तो वे कह रहे थे इनकी ऐसी हालत कर दो ताकि फिर कोई टेढ़ की औलाद पैदा नहीं हो सके। ये शब्दावलियाँ हैं देखिए। अब मेरे चैनल पे बहुत सारे जाट लोग जुड़ते रहते हैं और बताते हैं कि नहीं जी अब तो कोई जातिवाद नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे हाँ गाँव में कहीं थोड़ा बहुत होगा, हम लोग तो नहीं करते जी। तो ये जाके मुलाकात करते हैं ये लोग और बोलते हैं कि आप लोग जो फैसला किए हैं पंचायत में उस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ठीक है नियम की नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम पर आवंटित हुई हैं, उनके नाम से हैं, फिर भी ये जबरन कब्जा करते हैं, बेनामी कब्जा। अब इसका एक ये जो किताब है, इस किताब में आप देखें डांगावास तरीका कहाँ से शुरू होती है, डांगावास कहाँ पे है। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी ब्राह्मणों ने बहुत सारा ऐसा प्रचार कर रखा है कि जातिवाद खत्म हो गया है तो रिजर्वेशन हटाओ, तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन क्या आप वाकई में जो बहुजन समाज पे अत्याचार हो रहा है, जो तथाकथित अपने को ऊंची जाति मानते हैं, जो जातिगत हमला होता है, जो जातिगत नरसंहार होता है, जेनोसाइड होता है, ये क्या आपने देखा है, जाना है, समझा है? आए दिन आप देखे होंगे सोशल मीडिया में ये 4 दूबे चौबे छब्बे नब्बे ये बैठ जाते हैं एक साथ, एक कोई एंकर बन जाता है, कोई अपोजिशन बन जाता है, कोई पोजीशन बन जाता है और बैठ के आपस में कहते हैं अरे ये ख़त्म हो गया, अरे वो करो तो ये करो वो करो, तमाम तरह की बातें गपोड़ते रहते हैं। आज अब मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें मैं जितने भी भारत में नरसंहार हुए हैं बहुजन समाज का, SC ST OBC का, जहाँ जहाँ भी हुए हैं उन सबको मैं सामने लेकर आऊँगा आप लोगों के। आज के आपके सामने लेकर आता हूँ डोंगावास दलित संहार। ये डोंगावास 2015 की घटना है जो अभी तक चल रही थी और अभी जो इसका रिजल्ट जो आया है वो बहुत ही शॉकिंग है। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि भारत में बहुजनों को न्याय मिलना कितना मुश्किल है। डोंगावास से जो लोग देख सुन रहे हैं उनका लाइव जुड़कर उनकी भी बातें हम लोग सुनेंगे। ये जो हत्याकांड जेनोसाइड हुआ था इसमें किस तरह से आतंकवादियों ने घुसकर मारा, सिर्फ मारा काटा ही नहीं बल्कि किस तरह से बलात्कार किया, किस तरह से लाठी डंडे लेकर पेट के अंदर तक घुसेड़ दिया। ये सारी इतनी खतरनाक घिनौनी घटना हुई है जो देखकर आपकी शरीर कांप जाएगा, आपके अंदर जो भी चेतना होगी वो कांप जाएगी। और सोचिए ऐसे जो धूर्त है जो पूरा का पूरा एक साथ बना कर आए थे, ट्रोली 3-3 ट्रैक्टर 40-50 गाड़ियां से आते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं। 2 दिन पहले की खबर है, राजस्थान 11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला। SC ST कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को किया बाइज्जत बरी। आप ये देखिए बाइज्जत बरी करवा दिया जा रहा है इनको। मतलब इतनी भीषण जेनोसाइड के बाद से इतनी दर्दनाक सोचिए कि मौतें दी जाती हैं और उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। देख रहे हैं क्या किया जा रहा है? बाइज्जत बरी किया जा रहा है। ये आज तक ने छापा। ये देखिए दैनिक जागरण क्या छापता है। ये लिख रहा है कि राजस्थान डांगावास दलित हत्याकांड में 40 आरोपी बरी, 11 साल बाद आया फैसला। अब आप सोचिए कि क्या बहुजन समाज को न्याय मिल रहा है? सोचिए, आप खुद सोचिए ना। ये आपको दिन रात सोशल मीडिया पे ये सारे गपुड़िया सब बैठ के आपको ज्ञान देते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, ये हो गया है, आरक्षण हटाओ, अमीर ले रहा है गरीब ले रहा है। और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे ज़रा सोचिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। असल में ये जो घटना हुई थी ये घटना हुई है 2015 में। कैसे हुई थी तो ज़रा इसको देखिए। डांगावास पर एक बहुत खूबसूरत आप क्या कि इसमें खूबसूरत कहेंगे, हत्याकांड पे है, लेकिन बहुत बेहतरीन एक किताब है जिसको भंवर मेघवंशी जी ने लिखा है। वो मैं किताब अभी दिखाऊंगा आपको कि उस किताब में उन्होंने कितना डिटेल्स में दिया है, सारी चीज़ें बड़े सबूतों के साथ सारी चीज़ों को, पूरे घटनाक्रम को दिखाया है, क्या क्या वहाँ पे हुआ था। एक चीज़ है, ज़मीन की लड़ाई। बहुजनों के पास ज़मीन नहीं है। बहुजनों के नाम की जो ज़मीन थी उसको जो तथाकथित अपने को ऊंची जाति कहते हैं वो सब कब्जा कर रखे हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कब्जा किया है जो बहुजन समाज है उनकी ज़मीन पर राजपूतों ने कब्जा किया, जाटों ने कब्जा किया। और इन लोगों का क्या कहना है कि भाई हम शासन में थे तो कब्जा कर लिए तो हमारा ही कब्जा रहेगा, तुम लोगों का नहीं रहेगा।
जबकि हकीकत क्या है कि जो बहुजन समाज की जो ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोगों के नाम पर आवंटित हुई हैं, उनके नाम से हैं, फिर भी ये जबरन कब्जा करते हैं, बेनामी कब्जा। अब इसका एक ये जो किताब है, इस किताब में आप देखें डांगावास तलीसर कहाँ से शुरू होती है, डांगावास कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में जिले नागौर जिला है राजस्थान का, वहाँ पे मेड़ता सिटी ब्लॉक है और वहीं का एक गांव है डांगावास। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 मेड़ता सिटी से मात्र 2 किलोमीटर पर स्थित है, सोचिए। और 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पे 1578 परिवार निवास करते हैं। कुल जनसंख्या है 7470, जिसमें 3868 पुरुष हैं, 3601 महिलाएं हैं, 931 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। साक्षरता दर 65.7। ये सारा यहाँ पे डिटेल्स पूरा यहाँ पे है। अब ये जो जनसंख्या है, इसमें से जो दलित आबादी है, यानी जो एससी क्लास के लोग हैं, वो हैं 16.59%, मतलब 16% से ज़्यादा, 16.5% से ज़्यादा वहाँ पे दलित आबादी है। उनकी संख्या है 1239, जिसमें से 625 पुरुष हैं, 614 महिलाएं हैं। अब ये आप जानोगे कि देश आज़ाद हो गया था, लेकिन डांगावास में जो बहुजन समाज था, एससी समाज था, वो उसको वोट ही नहीं डालने दिया जाता था, वो वोट ही नहीं डालता था। नाम लिखा हुआ है लेकिन भाई साहब वोट नहीं डालने दिया जाता था। इनको 1984 में 1984 में वोट डाले हैं ये। उससे पहले इनको भाई अछूत है क्या ये वोट डालेगा, ये खुद ही वहाँ की जो तथाकथित जातियाँ थी वो खुद दे देती थी इनके नाम पे वोट। उनको वोट बूथ तक जाने ही नहीं दिया जाता था। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यहाँ की दलितों की अधिकांश जमीनों पर रिकॉर्ड में बतौर खातेदार उनका नाम दर्ज है, मगर कब्जा गैर दलितों का है। अब एक्चुअल में जो यहाँ पे जो लड़ाई हुई है, उसका सबसे मेन पॉइंट, जो अहम पॉइंट है, वो ये है कि जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीनों में एक्चुअल में खाता और किसी के नाम पे है, तो बहुजन समाज के जो मेघवाल लोग हैं उनके नाम पे है, लेकिन नाम पे तो उनका आ गया है, लेकिन उस पर अवैध कब्जा जमा रखा है गैर दलितों ने, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में शामिल है जाट। अब मेरे चैनल पे बहुत सारे जाट लोग जुड़ते रहते हैं और बताते हैं कि नहीं जी अब तो कोई जातिवाद नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे हाँ गाँवों में कहीं थोड़ा बहुत होगा, हम लोग तो नहीं करते जी। पर ये जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्षता से दिखाने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि जाट समुदाय या हर समुदाय से कुछ अच्छे लोग हों, पढ़ लिख कर अच्छा हो गए हों, पर जो ग्राउंड रियलिटी है कि आपने यहाँ पे जनसंहार किया हुआ है, उसका जो ग्राउंड लेवल है वो ये है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों का कब्जा है। अब राजस्थान कारस्तारी अधिनियम 1955 की धारा 42B के अनुसार कोई भी गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाली कृषि भूमि को न तो गिरवी रख सकता है और न ही दान ले सकता है, न ही खरीद सकता है। एकदम क्लियर कट नियम है कि भाई किसी भी एससी क्लास का जो एससी एसटी हैं, उनके ज़मीन को कोई भी दूसरा, अगर वो एससी एसटी नहीं है, ओबीसी में है, जनरल में है, तो वो लोग नहीं खरीद सकते हैं। एकदम क्लियर कट सरकारी नियम है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया, फिर लिखा जबरन कब्जा तो कानूनन जुर्म है ही, मगर डांगवास ही नहीं पूरे जिले में दलितों की हजारों हेक्टेयर जमीन गैर दलितों ने बलपूर्वक कब्जा कर रखी है। अब ये गैर दलित में कौन लोग हैं, तो जाट हैं। अब ये नरसंहार की पृष्ठभूमि, नरसंहार जो शुरू हुआ था, इसका शुरुआत आप समझिए कैसे नरसंहार हुआ था, कैसे नरसंहार तक बात पहुंची। तो पंचौलिया रोड है डांगावास में, 23 बीघा 5 बिस्वा का एक खेत है। 23 बीघा समझ रहे ना, 23 बीघा 5 बिस्वा काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। खसरा नंबर 1088 में स्थित 60 वर्षों से दलित जो हैं उनके ही नाम पे दर्ज है। जो मेघवाल हैं उन्हीं लोगों के नाम पे इतनी बड़ी प्लॉट, इतनी बड़ी ज़मीन जो है उनके नाम पे दर्ज है। पहले इसके मालिक थे दौलाराम मेघवाल,
मतलब पहले मालिक इन्हें उनके नाम पे था दौलाराम मेघवाल जी। फिर 2006 में बस्ती राम के दत्तक पुत्र रतन राम मेघवाल के नाम पर नामांतरण खुलकर आ गया। अब उनका ये जो दौलाराम मेघवाल थे, तो इनके जो पुत्र हैं रतन राम मेघवाल, उनके नाम पर ये जमीन आ जाती है 2006 में। फिर इस जमीन पर चिमना राम जाट, अब ये जाट है चिमना राम, ये क्या करता है कि 29 जून 1964 से ही जबरन कब्जा कर रखा था, पहले गिरवी रखने के नाम पे। तो ये क्या करते हैं सब, ये जो जाट हैं इन लोगों ने उसको कब्जा कर लिया 1964 से ही, सरकारी नियमों को धाता बताते हुए 64 से, 29 जून 1964 से। अब इसके बाद से बटाईदारी की आड़ में अंततः दादागिरी के बल पर फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और दिखाने लगते हैं कि अब ये उनका जमीन हो गया है। लेकिन भाई जो सरकारी रिकॉर्ड है वो सरकारी रिकॉर्ड है। 2006 की भी सरकारी रिकॉर्ड में आ गया कि नहीं भाई ये तो मेघवाल लोगों का ही है। तुम लाख कितना भी कब्जा कर लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होता है, तो उन्हीं का जमीन। तुम कुछ भी फर्जी कितना भी बना लो, एक्चुअल जो ओरिजिनल है वो उन्हीं का है। तो दलित अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए हर संभव दरवाजे तक है, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो इनकी ज़मीनें हड़पने के लिए बहुजन समाज मेघवाल लोगों की ज़मीन, वो राज्य जो न्यायालय था वो हर जगह दौड़ रहे हैं। अब कब्जा जमाया है, ये लोग दौड़ रहे हैं कि भैया मेरा है, मुझे वापस दिला दो। भारत में ये भी एक बड़ी समस्या है, आप ही की ज़मीन है, किसी और का कब्जा है, आप छुड़ाइए छुड़ाइए। और फिर अब हथियार उठा लेंगे तो आपको नक्सली घोषित कर लिया जाएगा, हथियार उठाएंगे तो आपको अपराधी कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया। अन्याय आपको नहीं मिलेगा भाई साहब, समझ रहे ना, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय लेने की कोशिश कीजिएगा तो अपराधी आप बन जाइएगा, पर न्याय आपको नहीं मिलेगा भारत में। ये मैं दिखाया था SJL 668 में, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बहुजनों को न्याय नहीं मिलता है। NCRB का डेटा कहता है कि बहुजन लोग, एक तो उनकी केस फाइल नहीं होती है, और गलती से अगर केस फाइल कर लिया, गलती मतलब कहने का मतलब बहुत प्रेशर दिया गया, प्योर जेन्युइन केस है, एकदम जेन्युइन केस है, ओरिजिनल केस है, वैसे तो जेन्युइन केस पे ही जाते हैं बहुजन समाज, तो नहीं करते, और हो भी गया तो भाई साहब उनको न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ SJL 668 में। तो यहाँ पे अब ये क्या होता है कि ये ज़मीन जो है उसने कब्जा कर रखा है, और अब क्या होता है कि जो खतिहानी वो सारी चीज़ों में आ जाता है कि नहीं ये तो है बहुजन समाज का ही है, मतलब मेघवाल लोगों का है, तो वापस तो देना पड़ेगा। अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जाट समुदाय की बहुलता है उस जगह पे, और जाटलैंड नागौर को राजधानी माना जाता है, समझ रहे ना, नागौर जो है वो जाटलैंड की राजधानी मानते हैं, पूरा जाटों का वहाँ पे है। तो इतिहास साक्षी है, दलित सदैव ही जाट समुदाय के अत्याचारों से त्रस्त रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि जाटों ने बहुजन समाज पे अत्याचार किया है, और ये बात जब बहुजन समाज, हर बहुजन समाज ये बात कह रहा है, उनकी बहुजन समाज के पास ज़मीनें कहाँ गई है और जाटों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें कहाँ से आ गई है, ये सच्चाई है। मेरे दर्शक बहुत सारे जाट लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है, सच्चाई आपको जाननी पड़ेगी, ये सच्चाई है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि डंगावास में विगत 1 वर्ष में दलित अत्याचार पर ये 5वीं घटना है, एक ही साल में 5वीं घटना है। 6 जून 2014 को घर के बाहर मदन मेघवाल के ने क्या करता है कि दीपू जाट, मदन मेघवाल को एक दीपू जाट है, वो आता है और उसको लकड़ियों से, लकड़ी उठा के मारते मारते पीटते पीटते उसको तोड़ देता है, पूरा हाथ पांव तोड़ देता है, बहुत मार मारता है, तोड़ देता है। मामला दर्ज होता है, कार्रवाई 0, कुछ नहीं। अभी आपने हाल ही फिलहाल में पिछले साल आपने सुना होगा, जब मेघवाल जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिसको राजपूत टीचर था, थप्पड़ मार दिया घड़ा से पानी पीते वक्त, और वो अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सब अब मैंने कहा था, स्ट्रीम पूरे मीडिया में हाईलाइटेड हुआ था। एक मेघवाल था, उसने मूछ रखा हुआ था, उसको इन लोगों ने गोली मार दी, मूछ रख रहा है तू, मूछ पर चलने का अधिकार नहीं है, बुलेट पर चलने का तुझे अधिकार नहीं है। आप देखिए ये घटनाएं इतनी सरेआम और इस तरह से होती हैं भारत में, और लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज क्यों नहीं प्रतिक्रिया देता है, बहुजन समाज क्यों नहीं हथियार उठाता है। बहुजन समाज हथियार उठाते ही उसको नक्सली घोषित किया जाता है, उसको तुरंत अपराधी घोषित किया जाता है, फिर उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो बेचारा उसका ख़त्म ही कर दिया जाता है पूरा पूरा। तो न तो न्याय मिलने की संभावना उसको हथियार उठाने पर है, और न ही उसको
आप समझिए कि जो भारत के जो न्यायालय व्यवस्था है उससे भी नहीं मिल पाता। सामाजिक संरचना देखिए जातिवाद की। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरा केस देते हैं। इसके बाद जनवरी 2015 में चेनाराम मेघवाल नामक एक दलित युवक को दीपू जाट अपने साथ ट्रैक्टर पर बैठा के ले गया। देखिए, फिर उसकी हत्या कर दिया, पीट पीट के उसको मारा, फिर उसकी हत्या कर दिया। मृतक के पिता मोहनलाल मेघवाल पर फिर सब मिलकर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि भाई साहब वो हत्या जैसे संगीन अपराध से समझौता है। भारत में ये भी कानून है ना, समझौता कर लीजिए लो, समझ रहे हैं, समझौता कर लीजिए लो, ले दे के इधर उधर कर लीजिए लो। सोचिए, इतना प्रेशर डाल के कि उसके पिता को हत्या जैसे संगीन, उसके बेटे को ले जाके जबरन मार देते हैं और फिर उसके बाद से उनको समझौता करा के केस रफा दफा कराया जाता है। 4 माह पहले ही संपन्न संपत नामक दलित युवक की भी हत्या कर दी गई। 21 अप्रैल 2015 को अपने खेत में सो रही एक दलित विधवा के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। मामला दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए, दलित विधवा है तो भाई साहब उसका बलात्कार करने पहुंच जाते हैं, और जब वो मामला दर्ज भी होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं। अंततः 14 मई को एक तरफा नरसंहार हो गया। 14 मई को तो ये जो नरसंहार हुआ है ये नहीं भी हो सकता, बच सकता था। पुलिस जो इन्फॉर्मेशन वो सही समय पर पहुंचती तो वो नरसंहार बच सकता था, लेकिन नरसंहार होने दिया गया। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ पहला हमला कैसे हुआ। तो पहला हमला हुआ था 20 अप्रैल 2015 को, चिमना राम जाट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ये कितना ऑथेंटिक है, कहाँ से दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा भंवर मेघवंशी जी की किताब है, और इस किताब का जो रेफरेंस लिया गया है वो सारे की सारे रेफरेंसेस सीबीआई रिपोर्ट से ली गई है, उठाई गई है। जो जांच हुआ है उसका है, कोर्ट न्यायालय है उससे हुआ है। इसके अलावा और भी जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो फैक्ट चेकर्स हैं, अल्ट न्यूज और भी कई सारे फैक्ट चेकिंग जो वेबसाइट्स है, उन सब से सारा तथ्य उठाया गया है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चिमना राज जाट के बेटे कानाराम और ओम प्रकाश चैसानी मशीन लेके आ जाते हैं, रताराम की इस जमीन पर सिंचाई खिचड़ी को उखाड़ने लगते हैं। अब एक्चुअल में जो वो जो प्लॉट आता है वो आ जाता है मेघवाल फैमिली को, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जाते हैं झोपड़ी उपड़ी बनाते हैं उस प्लॉट में और रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो ये सब क्या कर रहा है, चिमना राम जाट जो है इसको दर्द होता है कि ये सब मेघवालों की इतनी हिम्मत है कि ये सब अब जमीन पर रहेगा, इतना दिन से हम कब्जा कर अब ये सब रहेगा। तो ये सब पूरा ले जाके सब उखाड़ उखाड़ करने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 वर्षों का छूड़ा खोलकर तलवार चलाने की, तलवार और भाजने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास पे वहां मौजूद रत्नाराम व अन्य लोगों ने कड़ा विरोध करते हैं, जिसके चलते उक्त वक्त के लोग चले गए, धमकी देके उस समय वो चले जाते हैं। रत्नाराम ने इसकी खबर उपखंड अधिकारी और पुलिस थाना मेड़ता सिटी को दी, कार्रवाई की मांग करते हैं। जाते हैं पुलिस में बताते हैं कि भाई तलवार और बाज रहे थे, सब आए थे धमकी देने मारने, सब उखाड़ उखाड़ रहे थे, तो आप लोग हम लोगों को जान माल की सुरक्षा दीजिए। पुलिस, आप जानते हैं पुलिस जो विभाग है वो बहुजनों के प्रति उसका किस तरह का एक्टिविटी है वो इस कांड में सबके सामने जाहिर हो जाता है। कुछ नहीं कार्रवाई होती है तो 21 अप्रैल 2015 को जो जाट समुदाय हैं, इसका ओमाराम, कानाराम, ये सब मिल के रात के अंधेरे में जाते हैं सब। अब वहाँ पे एक महिला जो दलित विधवा हैं वो सो रही हैं, उनका बलात्कार करने का प्रयास करते हैं सब। तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। अचानक हमले से वो चिल्लाने लगती है, जब चिल्लाती हैं तो बहुत सारे लोग अगल बगल के सारे लोग आने लगते हैं, तो जब आते हैं तभी भागते हैं सब, समझ रहे हैं। फिर ये पुलिस के पास जाते हैं, मामला दर्ज ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तब पीड़िता कोर्ट में जाती है कि भाई ये सब हमारे घुस के हमारा बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं सब। तो कोर्ट तक जाती हैं, सीआरपीएफ की धारा 156(3) के तहत ये मामला दर्ज करवाना पड़ता है, कोर्ट से करवाना पड़ता है, पुलिस नहीं कर रही है। यहाँ देखिए अब क्या होता है कि इनको खेत से 1 मई 2015 इनको खेत से निकालो, इनको खेत से निकालने की, जैसे जो प्लॉट आ गया था जहाँ पे लोग झोपड़ी वगैरह बना के रहने लगे थे मेघवाल फैमिली, इनको निकालने का देखिए कैसे प्रयास किया जाता है। तो पुलिस थाना मेरठ में ये सब एफआईआर दर्ज होता है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। पीड़िता जो है, जो वो जिनका बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ससुर रत्नाराम के खेत में परिवार सहित निवास करती हैं। 21 अप्रैल को अपनी झोपड़ी में अकेली सो रही थी, 2 बजे ये सब आए थे, किए थे। जब मैं चिल्लाई, जाके वहाँ लिखवाती हैं कि मैं रात में सो रही थी 2 बजे, रात के 2 बजे काना राम जाट, ओम राम जाट, धाक राम जाट और दयाल राम जाट हथियारों से लैस होकर आए और उनके साथ ज्यादती करने का प्रयास कर रहे थे, हथियारों के साथ।
जब मैं चिल्लाई तो मेरे ससुर रत्नाराम, पंचाराम तथा देवर मुनाराम बचाने के लिए आ गए। आरोपियों ने जातिगत गालियां दी कि ठेड़, नीच, खमीड़ो। आपको ये पता होगा, ठेड़ बोलते हैं, डेढ़ बोलते हैं, नीच जो इनके जवानों पर रहता है, गालियां देते हैं, गाली सूचक। अब आप सोचिए कि जातियों को क्यों गाली सूचक बनाया गया है। ये इस तरह से ये बोलते ही हैं, इनकी टोन ही है। तो इस खेत से निकलो, नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, ये धमकी भी दे रहे हैं सब। इस मामले की पुलिस अधीक्षक पूनाराम दूड़ी जो है, अब ये पूनाराम दूड़ी का सीबीआई में दिखाऊंगा। सीबीआई जब इनकी क्लास लगाती है तभी क्या बोले हैं, समझ रहे ना। तो दूड़ी को सौंपी गई, जो स्वयं भी एक जाट है। अब देखिए, जो दूड़ी है, पूनाराम दूड़ी, इसको रिपोर्ट लिखाया जा रहा है, खुद ही जाट है। और इनकी सीबीआई ने क्लास लगाई तो कह रहा है कि हमने मामले की गंभीरता से नहीं लिया था, ये वो। आप देखें पूरा सिनेरियो। क्यों बहुजनों का प्रतिनिधित्व जरूरी है सरकारी तंत्र में और हर जगह के तंत्र में? क्योंकि बहुजनों को न्याय नहीं मिलता। जब शोषणकर्ता जो है वो जिस जाति का हो, उसी के जाति के लोग जब पूरी शासन व्यवस्था में बैठे हों, न्यायालय में हर जगह बैठे हों, तो न्याय कहाँ से मिलेगा आपको? प्रतिनिधित्व ये आर्थिक आधार पर ही जो नौटंकी चला रहे हैं सब ना, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन। इनके जोतल खेत में दौड़ा कर बहुत हड़गड़ासी से दौड़ाए इनको पकड़ के। ये धूर्त जो हैं, ये इसी व्यवस्था के देन हैं सब, ये पैदाइश हैं। जब मुगल आए थे भारत से, बीच में ही पैदाइश हो गए। इन लोगों को अक्ल बुद्धि नहीं आ पा रहा है, दिमाग नहीं खुल पा रहा है कि एक्चुअल में भारत की प्रॉब्लम क्या है। आर्थिक कर रहे हैं, आर्थिक नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में है कि जो बहुजन समाज है, जो भी शोषित वंचित है, उसका प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। ये नंबर का खेल नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये स्वयं ही जाट रहते हैं, जो पुलिस है पूनाराम दूड़ी, और जाटों के पक्षधर होने के आरोप। अब ये लोग आरोप इन पर लगते रहता है कि ये दलित के जब भी केसेस जाते हैं जाटों के खिलाफ तो ये कुछ नहीं करते हैं। ये चीजें इन पर आरोप पहले से ही लगते आए हैं। तो अब क्या होता है कि गांव में पंचायत बैठाते हैं सब सारे जाट मिलके कि भाई ये जो ज़मीन सरकारी रूप से दलितों को पहले से ही थी, हमने कब्जा किया था, तो क्या हम लोग ऐसे आसानी से छोड़ देंगे? वापस हमको कब्जा चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि सरकारी चीज़ों को धता बताते हुए अपना एक अलग से पंचायत, अवैध पंचायत, क्योंकि वहाँ पे जाटों की संख्या है, अपना एक अवैध पंचायत चलता है। और घटना के 4 दिन पहले पिकअप वैन में जाटों का दयाराम खदाव, रामनिवास खदाव, गेंगाराम डांगा, सुगनाराम जज, ये सारे नाम हैं, अन्य लोगों को उपरोक्त आए थे। और ये जाजड़ा के पूरा नाम मैं नहीं जानता, ये मतलब उनके बेटे जो है अर्जुन राम मेघवाल, ये बता रहे हैं। ये सब आते हैं और आके वो धमकी उमकी सब चीज़ ये दे रहे हैं। उनके पिताजी उस समय नहीं थे, रत्नाराम और पंचाराम घर पे नहीं थे। पिकअप से उतरकर गेंडाराम डांगा और अन्य मेरे पास आए। उस वक्त मैं खुद और कृष्णाराम थे। अब ये क्या होता है, कहते हैं कि 7 दिन के भीतर दलित जमीन खाली कर दे। धमकी दी जाती है बहुजनों को, 7 दिन के अंदर तुमको खाली कर देना है पूरी जमीन। अब इसके बाद से क्या होता है कि जब ये देते हैं तो ये लोग जाके पुलिस प्रशासन सब जगह कहते हैं कि देखिए हमारी ज़मीन है, हमको ही खाली करने के लिए बोला जा रहा है। ये लोग दौड़ रहे हैं, मतलब जितना हो सकता है वो दौड़ रहे हैं। अब ये सब क्या करते हैं, ये जाते हैं और जो कमोड़िया है, कमोड़िया जैसे जो सरपंच है सुनीता देवी, उसके ससुर रामकरण कमेड़िया, उनसे जाके मुलाकात, सब जाट ही हैं पूरा का पूरा वो सब। तो ये जाके मुलाकात करते हैं ये लोग और बोलते हैं कि आप लोग जो फैसला किए हैं पंचायत में, उस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ठीक है नियम की नहीं है। तो बोल देता है वो कि देखो ये पंचायत का फैसला अंतिम है, जल्दी से जल्दी तुम लोग खाली करो यहाँ से, नहीं तो फिर से बैठा अभी अब फिर से दोबारा पंचायत बैठाएंगे, तुम लोग खाली करवा देंगे हम लोग, फटाफट तुम लोग खाली करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये मैं आपको किताब दिखाता हूँ आपको, ये डांगावास दलित संहार न भूलो न माफ करो, भंवर मेघवंशी जी की किताब है। इस किताब को आप पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स मिलेगी। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ अब एक्चुअल में हुआ क्या इसमें। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया, दुष्कर्म खेत से निकालो, गांव की पंचायत होती है, दलितों को हटाओ वरना हम हटा देंगे। दलितों की मांगी थी, ये लोग मांगे थे, दलितों ने सुरक्षा मांगी। इन्होंने जाके कहा कि भाई देखो हम लोगों को मारने की पीटने की हथियार से लैस होके आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। और अब ये लोग जाके कह रहे हैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं जाटों का वर्चस्व है, तो कोई इनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है। ठीक है,
तो क्योंकि थानेदार नागाराम चौधरी भी जाट समुदाय से आते हैं, उन्होंने दलितों की अर्जी रद्दी की टोकरी के हवाले कर दी और दलित एसडीएम सोहनलाल कायल ने भी दलितों को ज्ञापन को फॉरवर्ड कर दिया, मगर सुरक्षा का आश्वासन कहीं से नहीं किया। वो तो फॉरवर्ड करते हैं लेकिन वो अर्जी जो है, जो जाट है नागाराम चौधरी, रद्दी के टुकड़े में फेंक देते हैं। थक हार कर रत्नाराम और उनका भाई पंचाराम उस समय अपने घर ही नहीं लौटे, रिश्तेदार में जाकर रात बिताते हैं। अब देखिए, अब आता है 14 मई जो नरसंहार का दिन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जिला प्रशासन की चेतावनी देकर डंगावास लौटे जाट समुदाय के लोग बेहद आक्रोशित थे। वे सीधी कार्रवाई चाहते थे। पहले बोल के गए थे सब कि 14 को पंचायत हो, जो भी होगा ये होगा। इसके लिए उन्होंने अगले ही दिन 12 मई को गांव में पंचायत बुलानी चाहिए, मगर दलित पक्ष का रत्नाराम गांव में नहीं था, इसीलिए गांव की पंचायत 14 मई को मुकर्रर कर दी गई। इन्होंने क्या किया, 14 मई को पंचायत का मुकर्रर किया। फिर 14 मई को प्रातः 9 बजे से ही गांव में जाट समुदाय के लोग जुटने लगे। सारा जाट जो है मिल के, और 14 मई को जो कहा कि इस दिन पंचायत करेंगे हम लोग हटाने के लिए, सब मिल के सब मिलने लगे। वहाँ पर उकसाने वाली बातें की गई और बाद में हथियारों से लैस होकर ट्रैक्टर, बोलेरो, पिकअप और 50 से अधिक मोटरसाइकिलों पर भीड़ सवार हुई। इस तरह तेजा पुत्रों ने दलित दमन के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले शासन प्रशासन पुलिस में मौजूद तेजा पुत्रों से इस सीधी कार्रवाई के लिए, यहाँ पे देखिए, पर्याप्त समय लिया जा चुका था। मतलब ये लोग क्या किए थे कि इन जो बहुजन समाज है, बेगवाल समाज है, उन लोगों का ये कहना है कि बाकायदे ये लोग पुलिस से सब जगह से बातचीत कर उड़ के ये लोग ले लिए थे समय कि हम लोग जा रहे हैं कांड करने, तुम लोग आना मत, चाहे जो भी करना। ये आरोप है क्योंकि पुलिस वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता है, पुलिस कई घंटा आई ही नहीं, सोचिए, खबर करने के बाद भी। तो डंगावास के जाट समुदाय को कानून को ठेंगा दिखाने की यह ताकत कहाँ से मिली, सवाल करते हैं लेखक। कहाँ से मिली कि ये कानून को ही ठेंगा दिखा रहे थे? तो कहते हैं यह मिली राजनीति और नौकरशाही में भरे पड़े उनके ही जाति के लोगों से। अब देखिए क्यों प्रतिनिधित्व जरूरी है, जाति आधारित प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है, यहां से आप लोग समझिए। क्योंकि अगर आप जाति आधारित नहीं रखेंगे, आप गरीबी आधारित रखेंगे, तो क्या होगा कि ब्राह्मण अपना गरीब दिखाएगा, जाट अपना गरीब दिखाएगा, राजपूत अपना गरीब दिखाएगा, कायस्थ अपना गरीब, सब उस सीट पर भर लेगा। और वहां पे चाहे पुलिस हो, चाहे नौकरशाही हो, न्यायालय हो, या कहीं पे भी जब बहुजन समाज के लोग नहीं होंगे तो उनको जेनोसाइड किया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, और उनका हक सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब ये लोग केस फाइल करने जाएंगे, जब ये FIR दर्ज, तो रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो इसीलिए जाति आधारित आरक्षण क्यों जरूरी है, ये यहां से आपको ग्राउंड लेवल से पता चलता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि भरे पड़े थे डंगावास में, यही देखा जा सकता है। नरसंहार के समय वहां पर सचिव जो था वो टेलाराम जाट था। ध्यान से अब देखिएगा कि ये जो नरसंहार किए थे, इन लोगों का कैसे वर्चस्व था। पहले तो वहां का जो सचिव है टेलाराम खुद जाट है। सरपंच जो है सुनीता कमेड़िया, वो भी जाट थी। पटवारी लूनाराम जाट था, पटवारी भी जाट। थानेदार नागाराम भी जाट था। DYSP भी पूनाराम जाट था, देख रहे हैं DYSP। और एडिशनल SP डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान, वो भी जाट था। वीडियो नारायण राम, वो भी जाट था। प्रधान किरण मेहरिया, वो भी जाट था। और जिला प्रमुख सुनीता चौधरी, वो भी जाट थी। जिला प्रमुख चौधरी, वो भी जाट थी। राज्य सरकार के मंत्री अजय सिंह किलक, वो भी जाट थे और अभी भी है। उनका डांगावास ननिहाल 2018 की किताब है ना ये। और नागौर के सांसद CR चौधरी जाट का भी ससुराल डंगावास में है। तो ये देखिए, नागौर का जो सांसद है CR चौधरी, उनका भी ससुराल वहीं डंगावास में। पूरा जाट लोग हैं, पूरा अमला जाटों का। फिर डर किस बात का, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, डर किस बात का। इस तरह बेखौफ होकर दलितों के पूर्व नियोजित
एक तरफा नरसंहार को घृणित तरीके से अंजाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं जब प्रतिनिधित्व में जो वर्चस्व जिस तरह से ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व, ये तथाकथित किसी भी जाति का अगर सिस्टम में पूरा जब वर्चस्व हो जाता है तो उनके जो छुट्टे ये छुटभइये जो होते हैं, इन लोगों के खून में देखे कैसे उबाल मारता है। इनको लगता है कि हम किसी का बलात्कार कर देंगे, किसी का हत्या कर देंगे, किसी के साथ कुछ कर देंगे तो हमारे बचाने वाले तो सब हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इसीलिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से जिसकी जितना प्रतिशत जनसंख्या है उतना प्रतिशत सिस्टम में हिस्सेदारी, इसीलिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। समझ रहे ना, हर जाति का प्रतिनिधि होना चाहिए सिस्टम में, नहीं है तो ये पूरे के पूरे जातिवादी जो हैं देखे किस तरह के घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। और भारत में आज तक जातिवाद जो हो रहा है उसका यही कारण है कि बहुजनों का प्रतिनिधित्व काट के हटा रखा था। पूरा ब्राह्मणिकल जो हिंदू समाज जिसको कहते हैं, इन लोगों ने प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया। इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम है। अब आते हैं पाषाण युगीन बर्बरता, यानी कि हत्याकांड हुआ कैसे था। अब क्या होता है कि जो 14 तारीख है तो सारा पंचायत के लिए सारा जाट इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद से ये पूरे गाड़ी से ये सारी चीज़ों पर लैस होके और ये चलते हैं। जाटों के हथियारों से लैस उग्र भीड़ ने अब खेत में जो इन लोगों का घर रहता है, जो खेत जहाँ पे झोपड़ी उपड़ी बना के रह रहे थे, जो इन्हीं लोगों के नाम पे जमीन थी, वहाँ पे जाते हैं सब। मौजूद 16 दलितों को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पे 16 दलित लोग थे, उन 16 को ये सब घेर लेते हैं, बिना किसी चेतावनी के धावा बोल देते हैं। कोई चेतावनी नहीं, सीधे टूट पड़ते हैं। घेराबंदी ऐसी थी कि कोई भाग कर नहीं जा सकता था, क्योंकि ये पूरा भीड़ से लैस होकर चारों बगल से गोल गोल घेरा में जाते हैं और किसी को भागने नहीं देते। अब क्या करते हैं, ये वहां मौजूद 5 दलित महिलाओं को एक तरफ ले जाया गया। 5 जो महिला थी उनको उठा ले गए एक साइड में। अब उनके साथ क्या किए हैं सब वो आगे मैं बताऊंगा, पहले ये सुनिए। और बाद में पुरुषों पर आक्रमण शुरू हुआ। रत्नाराम 65 वर्ष, पोकर राम 40 वर्ष, पांचाराम 55 वर्ष को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। ट्रैक्टर ले गए थे, ट्रैक्टर ही चढ़ा दिए, सब कुचल दिए उस ट्रैक्टर से ही। इतना ही नहीं बल्कि मजदूर नेता पोकर राम, जिसे बार बार रियाबड़ी थाने का हिस्ट्री सीटर बताया जाता रहा है। अब एक मजदूर नेता थे पोकर राम, ये भी मेघवाल थे, और उस घर की जो बहू थी उसके ही भाई थे पोकर राम। तो इनको हिस्ट्री सीटर बताया जाता था, क्योंकि इनके अपने कुछ रहे होंगे, मजदूर नेता थे तो इनका अपना हिस्ट्री। इनको बहुत बुरी मौत मारते हैं सब। आप ये देखिए, चूंकि वह एक प्रतिरोध करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो आसानी से इन लोगों के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं था, प्रतिरोध करता, तो उसको क्या करते हैं सब ये। वह रत्नाराम की पुत्रवधू पड़ी का भाई था, उसने अपने भाई गणपत राम के साथ वहां मौजूद था वो भी। तो उसे ट्रैक्टर से रोदने के बाद उसकी आंखों में जलती लकड़ियां घुसेड़ देते हैं सब। पहले ट्रैक्टर से कुचलते हैं उसको, उसके बाद से आग जलाते हैं लकड़ी में, गरम गरम लकड़ी उसके आंखों में घुसेड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका लिंग नोच के निकाल देते हैं, मतलब उसका लिंग जो है नोच के उखाड़ देते हैं। ये देखिए। फिर क्या करते हैं, उसका पांव काट देते हैं, पैर उसका काट देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, लगभग हर एक पीड़ित दलित के हाथ पांव तोड़ देते हैं। जितना भी वहां पे मेल थे जो दलित मेघवाल लोग, उनका क्या करते हैं, सब हाथ पांव तोड़ देते हैं। हालत यह, जो करता धरता थे उन्हें चुन चुन कर मार डाला गया, और जो कमा सकते थे उनके हाथ पांव तोड़कर सदा के लिए अपाहिज बना दिया गया। समझ रहे हैं, उनका हाथ पांव तोड़ के सदा के लिए अपाहिज बना देता है। पूरा का पूरा जाट जो गैंग गया है ये सब। एक दो नहीं, इसको आप देखिए, जातिवाद का ये सबसे घिनौना चेहरा है कि आपने मॉब लिंचिंग सुनी होगी कि मॉब लिंचिंग कर दिए। ये भारत में जातिवादी लिंचिंग कैसे की जाती है जातिवाद का, इसका ये एग्जाम्पल आप देखिए। अब क्या करते हैं, सदा के लिए अपाहिज बना दिया गया। महिलाएं सामान्य दाम्पत्य भी नहीं जी सके, इस स्थिति में धकेल दी गई। मतलब जो महिलाएं थीं उन वो सामान्य दाम्पत्य जीवन कहने का मतलब जो आपका उनके जो
योनि वगैरह थी उसको किस तरह से हानि पहुंचाएगी उसकी बात चल रही है, जो आगे अभी मैं बताऊंगा। और इस परिवार के जो युवा वहां मौजूद ही नहीं थे, उन पर और अन्य घायलों पर रामस्वामी गोस्वामी की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। अब ये क्या किए थे सब जाट, एक रामपाल गोस्वामी किसी को उठा के ले गए थे सब वहां पे। ये आगे आपको मिल जाएगा, आगे दिया हुआ है। उठा के ले जाते हैं सब और उसको गोली मार देते हैं, और उसका आरोप लगाते हैं किस पे, तो उस उन पे लगाते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं थे। ये इस किताब बता रहा है, आगे अब सुनिए। अच्छा, मृतकों की स्थिति। रत्नाराम, अब ये जो मोर्चरी में या जिस तरह से पुलिस में जब लाशों को रखा गया तो उनकी जो स्थिति जो बयान की गई है उसका वो बताया है। बोल रहे हैं रत्नाराम जो थे, जो ससुर थे, मतलब उस घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, उनके सिर पर गहरा घाव था, खून जमा हुआ था, चेहरे और सिर पर खून जमा था, दोनों हाथ कुचल दिए थे सब, हाथ तोड़ भी दिए थे, दोनों पैरों पर गहरे खून आलूदा घाव, नलिया पूरा तोड़ दिए थे, दोनों पैरों और हाथों को कुचलने के निशान नजर आ रहे थे। सोचिए, इतना कांड करने वाला बेइज्जत बरी कर दिया, इतना घृणित काम करने वाले 40 आरोपियों को बेइज्जत बरी किया जा रहा है। सोचिए, कल परसों की भी बात है अभी। और सुनिए, पोकर राम, मृतक के सिर में बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बालों में खून जमा है, दोनों हाथ खून आलूदा चोटे व कुचले हुए हैं, दोनों पैरों पर खून आलूदा चोटे हैं, वाहन से कुचले हुए नजर आ, उनको भी कुचला हुआ नजर आ रहा है, छाती के ऊपर से चमड़ी पूरा उतर गई है, कुचल दी है सब ना, चमड़ी पूरा उतर गई है छाती से। फलसूरत हाल मृतक पोकाराम। पांचाराम, मृतक की लाश मोर्चरी में चित्त अवस्था में है, सिर में खून आलूदा चोट होकर पट्टी बंधी है, दोनों आंखें फूटी हुई हैं, देखिए आंखें दोनों फोड़ दी हैं सब, दोनों पैर पर जगह जगह खरोच नुमा चोट के निशान है, गुप्तांग नहीं है, गुप्तांग नोच के तोड़ के फेंक दिए हैं सब। ये देखिए। गणेश राम, सिर पर काले बाल, दोनों आंखें अधखुली हैं, मुंह आधा खुला हुआ है, दोनों हाथ शरीर के बराबर है, बाएं हाथ की कोहनी व कलाई पर रगड़नुमा चोट है, दाहिने हाथ के पीछे पर सूजन आई है, दाहिनी कमर में पसलियों तक काली नील चोटों के निशान आ रहे हैं, जाहिरा चोट के निशान नहीं है, पर अंदरूनी गंभीर चोटें होने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। तो ये मृतकों की घायलों की सूची, अब ये पूरी यहाँ पे सूची है, ठीक है। अब ये देखिए, तो जाट समुदाय ये क्या कहते हैं, दलितों को सबक सिखाने के किए गए इस पूर्व नियोजित आक्रमण में गांव के जाट समुदाय के साथ अन्य प्रभावशाली जातियों के लोग भी शामिल हुए थे। प्रभावशाली जातियां यानी जो अपने को तथाकथित ऊंची जाति समझती हैं, ये सब भी शामिल हुए उसमें इनके साथ। सैकड़ों की संख्या में आए हमलावर, देख रहे हैं, बहुजन समाज को जमीन रखने का आप सोचिए कि अधिकार, और उनके, चलिए अभी कुछ देर में वहीं से लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना, और वहाँ से जुड़कर वो और भी डिटेल्स बताएंगे, तब तक मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। लाठियाँ, बंदूकें तथा अन्य धारदार हथियार हैं, उनके पास पेट्रोल भी था। उन्होंने बहुत बेरहमी से दलित महिलाओं व पुरुषों को मारा, उनके घर तोड़ दिए, कच्चे झोपड़े में आग लगा दी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली व 4 मोटर साइकिलों को भी जलाकर रख दिया। दलित रत्नाराम, पोकर राम, पांचाराम ट्रैक्टर से कुचल दिए गए। ये आप देख रहे हैं, ये किस तरह की यहाँ पे ये पूरा, ये देखिए मोर्चरी से ये ले जाया जा रहा है, ये सब आप देख सकते हैं, ये पूरा लिस्ट है, ये लोग मारे गए थे। ये देखिए, मुन्ना राम मेघवाल 30 वर्ष, 60 वर्ष, 27 वर्ष, ये देखिए 45, 27, ये देखिए पुमपुड़ी देवी पत्नी नवरत्न राम 35, ये पूरा लिस्ट है। ये देखिए, ये ना अस्पताल में फिर हमला, यहाँ से जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे फिर से ही सब पहुँच गए पूरा गैंग बना के मारने के लिए। पूरा थे कि जो लोग घायल हैं, अभी जो मर गए हैं, जो घायल हैं उनको भी मार दिया जाए। तो वहाँ पे किसी तरह से करके हॉस्पिटल ने दरवाजा बंद कर के किसी तरह से जान बचाई, तब जाके बचे। नरसंहार की कहानी लोगों की जुबानी, ये सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। कहते हैं मगर सिर्फ 5 किलोमीटर पर थाना है, थाने से हमारे खेत में केवल 15 मिनट का रास्ता है। पता नहीं पुलिस को कौन सा रास्ता लिया कि उनको आने में घंटों लग गए। अगर वो समय पर आ जाते तो बच जाते। गोविंद राम का, ये जो गोविंद राम है, ये भी जुड़ेंगे और इनसे भी हम लोग डिटेल्स लेंगे इन सारी चीज़ों का। कहना है कि अगर पुलिस समय पर आ जाती तो हमारे परिजन बचाए जा सकते थे।
44 वर्षीय सत्तूराम मेघवाल ने बताया कि वे लोग भारी भीड़ के निहत्थे मेघवालों पर टूट पड़े, उन्हें चुन चुन कर मारा। वहां पर मौजूद रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा गया। पोकर राम का लिंग नोच लिया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गई। मैं मेड़ता सिटी के अस्पताल में था। वहां पर पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों जाटों ने फिर हमला किया और घायलों को मेरे सामने मारा, बोल रहे हैं। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। पीड़ित मेघवाल परिवार के निकट संबंधित द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थी दिनेश कहते हैं कि यह कोई पहला मामला नहीं है। कई कांड वे कर चुके हैं। हर बार दबाव बनाकर राजीनामा कर लेते हैं। इससे उनका हौसला बढ़ा हुआ है। हम मेघवालों के पास हथियार और बंदूक तो बहुत दूर की बात है, हमारे घरों में ढंग की लाठी तक नहीं है। हमारी टिपरलिया गोत्र के मेघवालों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हम सीधे साधे खेतीहर मजदूर लोग हैं। देख रहे हैं। फिर रत्नाराम के पुत्र मुन्नाराम मेघवाल जेल अस्पताल में मिलने गई हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया 14 मई की पंचायत के लिए कोई भी हमें बुलाने नहीं आया था। ये लोग हमला करने के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर ये सब लोगों ने मिलकर हम लोगों को मारने लगे। बंदूकें, कुल्हाड़ियाँ, लोहे के पाइप, लाठियाँ, ये सब लेके ये पहुंच गए। गोली मारने का, पीटना शुरू किया। मुझे गोली मारने की कोशिश की लेकिन सिर पर चोट लगा, मैं नीचे गिर गया, इसीलिए बच गए। रामपाल गोस्वामी को वे लोग अपने साथ लाए और यहाँ लाकर गोली मार दी। फिर उसको मरने पर ही अस्पताल ले गए और हमें गोस्वामी मर्डर के झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि वो सब खुद लाए थे, हम लोग के पास तो गोली बंदूक भी नहीं था। वो सब खुद मार दिए गोली, हम लोगों का नाम लगा रहे हैं कि हम लोग मारे हैं। हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसके बाद से ये सारी चीज़ें देखिए। इसके बाद से वो कहते हैं कि इस लोहमर्शक नरमेध के दौरान वहां मौजूद दलित स्त्रियों को शारीरिक और यौनिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इन दलित पीड़िताओं का कहना है कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, बिगड़ैल औरतें, वैश्याएं, डेढ़नियां और न जाने क्या क्या कहा। उन्होंने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की, पैरों में मारा, कपड़े फाड़ दिए और जांघों में डंडे चला दिए। समझ रहे हैं? इस समय ये देखिएगा, पेट के अंदर तक लकड़ियां डाल दी। वे कह रहे थे इनकी ऐसी हालत कर दो ताकि फिर कोई 1.5 की औलाद पैदा नहीं हो सके। ये शब्दावलियां हैं। देखिए, लोग पूछ रहे हैं कि जातिवाद है कि नहीं है। ये देखिए हकीकत। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम बेहोश हो गई। सोचिए, इतनी बर्बरता के बाद से महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। देख रहे हैं आप लोग। फिर वो बेहोश हो गई। उन्होंने वो किया जिसे बताया भी नहीं जा सकता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर वो बातें कही मतलब बताई ये बातें, तो तुम्हारे बचे हुए लोगों को भी मार डालेंगे। देख रहे हैं? ये सारी चीजें किया गया है। मेघवाल समाज मेड़ता सिटी के कोषाध्यक्ष धर्माराम मेघवाल का आरोप है कि सब पुलिस की मिली भगत से हुआ। इससे पहले भी 4 कांड डंकावास में हो चुके, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रत्नाराम के परिवार पर हमले में 2 मेघवालों को भी आरोपी बनाया गया, जो कि सरासर गलत है। क्या किए सब कि 2 मेघवाल को भी जानबूझ के केस कमजोर करने के लिए लगा दिए, जबकि उन लोगों का कुछ लेना देना भी नहीं था। फिर क्या कहते हैं कि दलितों पर पहली गोली चलाने का आरोप लगाए गए। मैं कहता हूं कि जिस दिन दलित गोली चलाने की हिम्मत जुटा लेगा, उस दिन तो सारे अत्याचार अपने आप खत्म हो जाए। कह रहे हैं कि हम लोगों पर आरोप लगा के गोली चला दिए। जिस दिन हम लोग गोली चलाने लगते हैं ना, उस दिन अत्याचार ही नहीं होता। ये बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से मेघवाल मारे गए, मेघवाल घायल हुए, मेघवाल आरोपी हैं। मेघवालों ने सोशल मीडिया गाली दी जा रही है चारों तरफ से मेघवालों को ही। सोशल मीडिया में भी आप देखें इन लोगों का IT सेक्टर किस तरह से बैठ के गाली भी दे रहे हैं सब। जब CBI को सौंपा गया ये केस, तो देखिए मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाया डूढ़ी जाट थे, जिनको मैंने पहले ही बताया था कि इनके पास जब गए थे तो इनसे CBI को ये क्या कहते हैं। 14 मई 2015 को सुबह 11:15 पर मेरे मोबाइल पर किसी आदमी का फ़ोन आया कि डांगावास गांव में जाटों और मेघवालों के खेत में झगड़ा हो गया है। अब देखिए, ये खबर समझिए कि इनके पास फ़ोन आता है 11:15 पे। हकीकत क्या है कि थाना है, इतनी बड़ी पंचायत जुट रही है, सारे जाटों का ही पूरा एसोसिएशन है। इनको खुद ही पता होगा कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 9 बजे से ही सब इकट्ठा हो रहे थे और इनको 11 से 15 क्या खुफिया है भाई। पुलिस का तो हर गाँव में, हर कस्बे में, हर जगह पे वो रहता है, उनका रहता है। तो इनके पास खबर पहुँचती है 11:15 पे। अब यहाँ पे क्या करता है, उन आदमियों ने तुरंत मौके पर पुलिस भेजने के लिए कहा।
लगभग 11:45 से 12 बजे मैं घटना स्थल पर, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं, 11:15 पे खबर दी जाती है। और इनका दावा है कि मैं 12 बजे मैं घटना स्थल पर पंचलौड़िया कच्ची रोड होते हुए पहुंचा। अभी कच्ची रोड होते हुए पहुंच रहे हैं। फिर कहते हैं खेत के पास कच्चे रास्ते में एक दाढ़ी वाला 45 से 50 साल का आदमी जिसको काफी गंभीर चोट लगी हुई थी पड़ा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरा, चेक किया, अब पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, मर गया था। खेत के अंदर पहुंचने पर मैंने देखा कि जगह जगह आदमी और औरतें घायल पड़े हैं और एक कमरा टूटा हुआ था। छपरा जिसमें आग लगी हुई थी, बगल में एक ट्रॉली खड़ी हुई थी जिसमें टायरों में आग लगी थी। तो ये इस तरह की ये सीबीआई को रिपोर्ट देते हैं। चले अब हमारे साथ वहाँ से सीधे गेस्ट लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। देखिए पूनाराम डूडी, उप निरीक्षक थाना मेड़ता सिटी, सीबीआई को दिए बयानों से। तो अब हम सीधे वहीं से बातें करते हैं और हमारे साथ हैं राजस्थानी वाइब्स एसके हैं। हाँ जी, राजस्थानी वाइब्स एसके, आपका स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। ओके ओके ओके। और फिर यहाँ पे हमारे साथ अशोक मेघवाल जी भी जुड़े हैं। अशोक मेघवाल जी, आपका बहुत स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। जी शुक्रिया जय। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से जो डांगावास है वो कितना दूर है? राजस्थानी वाइब्स, आपको इसकी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम की? किससे बात कर, मेरे से या अशोक जी से पूछ लो? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं जी। जानकारी का नहीं, मैं तो हमारा हम पीड़ित प्रवासी है ना, हम तो। अच्छा ओके, आप पीड़ित परिवार से। आप क्या मैं नाम जान सकता हूँ या? मेरा नाम गोविंद राम है। आप अच्छा, गोविंद राम जी, जो अभी मैं जो नरेट कर रहा था उसमें जो गोविंद राम जी थे आप ही हैं जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताएं कि ये जो घटना हुई है अभी 2 दिन पहले 40 जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस फैसले से ये फैसला कैसा है, आप इस पर अपनी विचार रखिए। सर, ये फैसला तो जो माननीय न्यायालय ने दिया था उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है अभी लोग। हाँ हाँ, आप संतुष्ट नहीं हैं, क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और 11 लोग इंजर्ड है। इसमें सीबीआई ने जांच भी की थी और इसमें 40 आरोपी बनाए थे। ये जांच हुई, इतना मीडिया कवरेज हुआ, सारी चीजों के बाद से भी न्यायालय ने 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये कैसे, मतलब न्याय व्यवस्था कैसी है कि कैसे इनको कर दिया, इनको बरी कैसे कर दिया? बरी तो वो तो न्यायालय ने ना कहाँ जाने कहाँ से जजमेंट पेश करके सभी को बरी कर दिया सर। अच्छा, आप लोगों के तरफ से इसको कौन पेश कर रहा था न्यायालय में? हमारी तरफ से सीबीआई कर रही थी, सीबीआई का पीपी आता था। ओके, मतलब कि जो सीबीआई है यानी सरकारी तंत्र है वो पीड़ित पक्ष को रख रही थी और उसके बावजूद भी बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई ने अपना पक्ष कमजोर रखा सकता है, क्योंकि ये तो सीबीआई जैसी संस्था अगर यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ और इसको अगर सही से नहीं रख रही है तो ये तो सीबीआई पे सवाल उठता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा इस घटना को जानकारी दीजिए पब्लिक को जी। सर, ये रतनाराम का खेत था जी। मेरे ताऊ जी है रतनाराम जी, बड़े पिताजी जी। और उस खेत को विवाद को लेकर के 14 तारीख ये मई में शुरू हुई थी सर ये घटना। 10 मई को यहाँ डांगावास में एक पंचायत इकट्ठी होती है। ओके। और पंचायत इकट्ठी करके हमारे परिवार के लोगों को बुलाने के लिए भेजते हैं किसी, तो हमारे परिवार के दो तो वो लोग बाहर निकलते हैं, उनको साथ में लेकर नहीं जाते कि ये तो बच्चे हैं, इनसे क्या करेंगे, इनका क्या काम है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर गांव में वो एक कलेक्टर के नाम से ज्ञापन बनाते हैं कि भाई रतनाराम के परिवार ने अवैध कब्जा कर लिया। अच्छा, वो लोग गांवों में इस तरह से प्रचार फैलाते हैं कि आप लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाँ, वो ज्ञापन बनाते हैं कलेक्टर। अच्छा, वो फेक एक वो बनाते ज्ञापन, जबकि वो जमीन पहले से ही आपके ताऊ जी के नाम पे थी। हाँ, रतनाराम जी के नाम।
पहले उनके पिताजी के और नाम थी, अभी भी उनके नाम किए हैं। अभी भी आज उनके भी नाम की है। आज भी ओके। राम। हम्म। तो उसके बाद में वो 11 तारीख को नागौर जाते हैं कलेक्टर के पास। ओके। कलेक्टर उनको 7 दिन का टाइम देता है और कहता है कि भाई न तो हम हटा सकते हैं उनको और नहीं आप हटा सकते हो, और हम कोर्ट के जरिए उनको हटवा सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये लोग अपना वो करते हैं। और 14 तारीख को फिर से इकट्ठा होकर के ये वहाँ खेत में जाकर हमारे परिवार के 16 आदमी रहते हैं खेत में, उन पर ओके। हमला बोल दो। 250-300 आदमी इकट्ठा होकर के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, पिकअप, मोटरसाइकिल से हथियार से लेकर होकर वहाँ जाते हैं 14 मई को। हाँ 14 मई 2015 को ये पूरे कितने लोग होंगे अमूमन? 200-250 लोग? 250-300 लोग। 250। और ये कौन से जाति के लोग थे? ये सारे जाट जाति, पूरे जाट लोग थे। ओके। फिर ये लोग वो सारे लोग मिल के अब पहुंचते हैं जहां आप लोग रहते हैं। वहाँ पर वहाँ हमला करते हैं जिसमें हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देते हैं ये लोग, और 11 लोग इंजर्ड होते हैं। अच्छा, 5 लोगों की हत्या करते हैं, 11 लोगों को इंजर्ड कर देते हैं। तो इस दौरान में पुलिस उस समय नहीं आती है? इतनी बड़ी जब घटना हो रही होती है तो? हाँ, पुलिस तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में आती है। 1 घंटे बाद आती है? तो वहां से कितना दूरी है पुलिस के आने का? 3 किलोमीटर का रास्ता है मेरे पास से, 3-4 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर है तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा फिर तो। 10 मिनट का समझ लो सर। हाँ 5 मिनट, लेकिन 1 घंटे बाद आती है। फिर भी 1 घंटे बाद आती है। तो वहाँ पे जो पुलिस हैं वो लोग किस जाति से हैं? पुलिस सर उस टाइम तो डिप्टी से लेकर के रेंट कांस्टेबल तक सारे जाट थे सर। पूरे के पूरे जाट लोग थे। ओके। मतलब पूरा जाट बाहुली गांव है, पूरा जाट बाहुली है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो इनको तो पता होगा ना, जब इतने सारे जाट इकट्ठा हो रहे हैं तो एक जाट चाहे पुलिस में हो उसको नहीं पता चलेगा कि ये जाट क्यों इकट्ठा हो रहे हैं हमारे भाई बंधु? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस है जो 3 किलोमीटर के ही दायरे में है, तो अगर सारे जाट एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो पुलिस वालों को भी पता होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, उनको तो एक एक खबर रहती है ना, मुखबिर तो हर जगह रहते हैं उनके। पुलिस वालों को तो पता ही रहता होगा, पुलिस वालों का नहीं। तो इसके बाद से, हाँ इसके बाद से ये लोग हमला करते हैं, हमला करके मार देते हैं 5 लोगों को और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है फिर? इसके बाद में सर फिर वो संगठन और हमारे समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर अच्छा, ये हॉस्पिटल में की भी एक घटना आई थी, हॉस्पिटल में जो ले जाया गया घायलों को। हाँ। तो क्या वहां पे भी इन लोगों ने हमला किया था? हॉस्पिटल में जब गए थे ना, जो जैसे रेफर किया था उनको, मैं एम्बुलेंस में बिठाने के लिए बाहर गेट पर गया था, तो इन लोगों ने मेरे साथ भी मारपीट की थी। अच्छा, ओके। तो वहां पे कितने लोग पहुंचे थे हॉस्पिटल में? वहां पे काफी भीड़ लगी हुई थी बाहर। अच्छा, मतलब ये लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हर व्यक्ति को मार देना चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद से फिर क्या होता है? ये जब घटना आती है सामने, इसके बाद से सर जिसमें फिर वो अपने हमारे समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, 36 कौम के लोग भी आते हैं इसमें। फिर सीबीआई को, पहले सीआईडी सीबी को जांच सौंप दी, लेकिन सीआईडी सीबी। अच्छा, सरकार किसकी थी? गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और अभी बरी हुए हैं ये भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट में। और एमएलए भी बीजेपी का है, वो भी ऐसे का वो भी नहीं बोल रहा है अभी। अच्छा, एमएलए भी वो बीजेपी के ही हैं। ओके। तो अच्छा, इसके बाद से जो धरना प्रदर्शन होता है और केस को सीआईडी सीबीआई को सौंपा जाता है, तो अभी पिछले 11 साल से केस चल रहा था, यही ना? नहीं, सीआईडी सीबीआई के बाद में सीबीआई को सौंपते हैं सर। अच्छा, ओके, उसके बाद से सीबीआई को सौंपा जाता है। तो सीबीआई तो देश की एक बहुत स्ट्रांग संस्था मानी जाती है, वो इतना लचर कैसे प्रदर्शन कर सकती है? पता सर, वो फिर सीबीआई जांच करती है, हमारे परिवार के लोगों को 101 बयान भी दर्ज करती है, 40 लोगों को मुलजिम बनाती है फिर, और उसके बाद में कोर्ट में चालान पेश करते हैं और हमारे परिवार के लोगों को 3 बार बयान करते हैं।
अच्छा, अच्छा, ये जो फैसला आया है इसके बाद से सीबीआई ने क्या ऐसा कहा कि मैं इसको, अगर कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, मैं इसको हाई कोर्ट में ले जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, ऐसा सीबीआई का बयान आया कुछ? सीबीआई का वकील ने बोला था कि भाई पीपी बोलते हैं इनको हाई कोर्ट ले जाएंगे। किसने बोला था ये बात? सीबीआई के पीपी और एक इंस्पेक्टर थे, उनसे बात हुई थी, वही आते हैं यहाँ पर दिल्ली से। अच्छा, उन्होंने ओके, बोला भाई वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। ओके, इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। ओके, तो कुल मिला के साथियों आप देख सकते हैं गोविंद राम जी सीधे पीड़ित ही परिवार से हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, इस घटनाक्रम को किस तरह से चल रहा है। अशोक मेघवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मेघवाल जाति है उसके साथ आए दिन इस तरह की घटना सुनने को मिलती है। एक बच्चे को सुनने को मिला, जब वो पानी पी रहा था घड़े से उसको मार दिया गया। एक जो मूंछ रख रहा था लड़का उसको मार दिया गया। और इवन आपने भी बताया था कि खेतों के जमीनों के मामलों में किस तरह से ये झगड़ा, ये क्या वजह है इसकी? मैं इसको थोड़ा सा आप बताएं, डिटेल्स बताएं, क्या क्यों ये सी चीजें देखने को मिलती हैं? देखो कि सर पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी और वो सामने नहीं आती थी। और आज क्या होता है कि सबसे अगर मैं प्रमुख बात कहूँ तो जो राजस्थान में ऐसी कम्युनिटी है उसमें मेघवाल है, वो पढ़े लिखे भी हैं और अम्बेडकराइट हैं। और वो क्या होता है कि हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, गुलामी सहन नहीं करते हैं। और ये बात क्या होती है कि देखो जैसे अभी गोविंद जी जुड़े हुए हैं तो उनका गांव डांगा वहां से है, तो वहाँ पूरा जाट बाउली है। तो मतलब कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी, उनको वहाँ बुलाया था। पहली बात तो पंचायत कौन होती है बुलाने वाली, तो ये कानूनी काम भी नहीं था क्योंकि उन्होंने कानून से ऊपर जाके पंचायत बिठाई गाँव में। मैं भी डंगावास गया था 2024 में गया था, मैं किसी काम से गया था। तो फिर मैं गोविंद जी के मतलब वहाँ खेत में मैं देख के आया था। और उस समय उनका मतलब केस का फाइनल एग्रीमेंट चल रहा था, तो मैंने कहा फैसला आ जाएगा। तो देखो 2026 में गया था और 2026 से अभी फैसला आया। तो उन्होंने, मैं वहाँ गाँव भी गया था, वहाँ एक मतलब वहाँ सप्पा लगी हुई है, पूरे मतलब झाट बैठते हैं। अब वहाँ क्या पूरा बाउली है। उन्होंने पंचायत बुलाई कि भाई आप ये आओ ये आओ, जबकि उनका मामला कोर्ट में था। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो पंचायत कौन होती है, जाती है, जैसे आप बोलते हैं ना हरियाणा में होती है खाप पंचायत, वही बात है। तो ये गोविंद जी जैसे कहा कि ये वहां नहीं गए, क्यों जाएंगे? ये इनका मामला कोर्ट में है, जबकि जमीन इनकी है, जमीन इनकी है। और इन्होंने मतलब कि मीडिया में भी मैंने पढ़ा है, कह रहे कि भाई जमीन इन्होंने गिरवी रखी थी, तो इन्होंने पैसे वापस दे दिए उनको कि भाई आपके पैसे लो, हमारी जमीन वापस दो आप। बस फैक्ट है, क्योंकि उस समय हमारे लोग क्या होता कि पास में पैसे नहीं होते हैं, तो साहब की जमीन गिरवी रख ली, तो वापस पैसे भी दे दिए। फिर भी मतलब वो कह रही जमीन तो हमारे नाम की, जबकि कब्जा फिर उनका। देखो कानूनी रूप से तो जमीन इनकी है आज भी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब जमीन गिरवी रखी और पैसे खा लिए, पैसे नहीं दिए, ऐसी बात भी नहीं है। पैसे दे भी दिए इन्होंने वापस। ये 1967 की बात है, जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है बाकायदा। इसमें जो पीड़ित पक्ष गोविंद जी हैं, तो इनके परिवार की कोई गलती नहीं है। तो ये पंचायत में नहीं गए, तो ये बात उनको अखर गई और उनको लोगों को भेजा। मतलब एक प्रकार से कानून से ऊपर जाके उन्होंने ये वाक्यांश किया, ये घटना को अंजाम दिया। बहुत निंदनीय घटना थी और ये जाकर डंगावास 2015 में घटना हुई, बहुत दुखदायी थी। और इसमें मैं कहूँगा देखो सीबीआई की जांच जहाँ तक मैंने देखी है, इसमें सीबीआई का बहुत पक्ष मजबूत रहा है। और मैं कहता हूँ कास्ट फैक्टर होता है। अभी काफी टाइम से मेरे टाइम में जज नहीं था, काफी मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी, और अचानक उन्होंने फैसला दे दिया अचानक से और बरी कर लिया। और मुझे लग रहा है कि इसमें हाई कोर्ट बिल्कुल इस मामले में रिलीफ मिलेगी। और जहाँ तक मैं भी प्रयास करूंगा गोविंद जी की और इस केस में हम लोग हाई कोर्ट से, मैंने पहले भी कहा था मेरे केस में भी ऐतिहासिक फैसला मैं लेके आऊंगा और गोविंद जी के साथ में हम लोग। और देखिए आप 2015 में मेरठ एसडीएम ने इनकी जमीन सीआरपीसी 145 में कोड कर रखी है, और अभी भी उस पर शायद गोविंद जी अभी सरकार का कब्जा है ना उस जमीन पर। हाँ सरकार का कब्जा अभी भी। हाँ तो देखिए आप सर कि सेम टू सेम 2021 में मेरी जमीन भी इसी प्रकार से हादसा हुआ था। बस ये है कि हम लोग बच गए, हम लोग मरे नहीं। और मैंने बस ये की कहा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, फिर मैंने वकालत की पढ़ाई की और कैसे भी करके संघर्ष करके मैंने वो जमीन का कब्जा वापस ले लिया और जंग जीत ली। दूसरा देखो जैसे अभी पाली में मूस रखने वाली वही हुआ, हत्या हुई थी, उसमें क्या था कि वो जितेंद्र मेघवाल वाला केस था, तो उसमें भी सेम देखो कंडीशन ये था, उनका SC/ST के मुकदमा हो रखा था पहले, तो उसने समझौता नहीं किया तो उसको मार दिया। जालोर वाला केस देख लो आप,
जालोर वाला केस इंदर मेघवाल था, जो बच्चा था मटके से पानी पिया था सर, उसमें पुलिस एसआईटी उसमें गठित हुई थी। उसमें देवाराम चौधरी जो सिरोही के एडिशनल एसपी थे, उसमें एसआईटी के सिप थे। तो इन्होंने इतना रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब कि इतना गलत अनुसंधान किया। 80 गवाह राजपूत पक्ष से, कितने देखिए आप, 80 गवाह राजपूतों से लिए, आरोपियों से लिए, मेरे केस में भी ऐसे लिए। और वो आने वाले टाइम में मैं ये भी कह रहा हूँ, देखो आने वाले टाइम में वो जालोर केस है, उसमें भी वो आरोपी बरी होगा। मतलब इतना, क्योंकि जालोर राजपूत बाहुल्य है, डांगावास जाट बाहुल्य है, तो कास्ट फैक्टर मतलब इतना महत्व रखता है कि जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें इनको हजम नहीं होती है। ये लोग ये चाहते हैं कि बोले देखो जाट हो या राजपूत, मैं किसी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि इनमें जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो आज भी जिंदा है। तो ये खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म तभी होगी जब इसमें आरोपी है उनको कठोर सजा मिले। अब मेन फैक्टर क्या है सर इसमें, ऐसा है कि हम लोग, मैंने पहले भी ये 2022 की बात है, उसमें राजस्थान के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे खिलल लाल बैरवा, और इन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया था, मैं भी उनको साथ था। तो हम लोगों ने मांग उठाई थी कि राजस्थान में दलित अत्याचार निवारण कोर्ट बने और उनको फास्ट ट्रैक का दर्जा दिया जाए। अब जैसा गोविंद जी जुड़े हुए हैं, 2015 का मामला 2026 में फैसला है। 11 साल कम नहीं होता सर, 11 मतलब की साल हो गए, और 5 जाने गई है, और 11 इसमें इंजर्ड हुए थे, जैसे गोविंद जी ने बताया है। तो 11 साल इन्होंने संघर्ष किया, दुखी हुए, इतना किया और बरी हो गई। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सकता? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता तो शायद 1-2 साल में फैसला होता, गवाह भी टाइमली बढ़िया गवाह देते, बयान देते, और टाइमली जजमेंट भी आता। तो इस प्रकार से मतलब कि जब तक न्यायपालिका में सुधार नहीं होगा कि दलितों के लिए टाइमली सुनवाई हो और टाइम पे जजमेंट आए, उसमें गवाह हॉस्टल भी नहीं होता है, गवाह की याददाश्त भी तेज रहती है, गुमराह न हो और टाइमली हो, तो थोड़ा 11 साल इन्होंने संघर्ष भी किया, और 11 साल बाद में भी ये भी आज पीड़ित है। और मैं भी उसी श्रेणी का गोविंद जी का जैसा ही हूँ। मैंने जमीन का केस तो जीत लिया, लेकिन SC/ST एक्ट वाला मामला वो भी हाईकोर्ट विचाराधीन है। तो ये सारी घटनाएं, देखो क्या होता है कि पूरा एक इनका मतलब कि जो में बैठे हुए हैं अलग अलग, जैसे अभी पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में जाति अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में जाट हैं और राजपूत हैं। बाकी मतलब राजस्थान में थोड़ा अलग, जो पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, वहाँ इतना कम होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा एजुकेशन भी है और लोग अपने कामों में ध्यान देते हैं। और इधर क्या है कि इनका मतलब कि इतनी मतलब तादाद है, जैसे डांगावास हो गया, मैं वहाँ गया तब मालूम पड़ा कि मतलब कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां बहुत कम मिलती है, और वो चेतन महाराज है, पूरी मूर्ति उनकी है। और मतलब कि कहते हैं कि भाईचारा है। मैंने आज एक ट्वीट भी किया है, मैं जमीन हमारी है, जमीन गोविंद जी की है, तो मतलब जमीन आपको पैसे दे दिए, तो और आप भी आज जमीन के लिए लड़ रहे हो। मतलब जाटों के पास जमीन नहीं है क्या? जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन जाटों के पास में है। तो आपने जमीन के लिए 11 लोगों की आपने जान ले ली, और 11 लोगों नहीं सॉरी 5 लोगों की जान ले ली और 11 इंजर्ड कर लिए, और आज खुशियां मना रहे हैं। एक कोई वहां का मेड़ता का जाट है, उसने मुझे जैसा ही ये फैसला है, उसने मुझे कोट किया ट्वीट पे कि सत्यमेव जयते और डंगावास में हमारी जीत हुई। तो मुझे मालूम पड़ा मैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब कि उसने मुझे छिड़ाने के लिए ट्वीट किया, क्योंकि मैं आवाज उठा सकता हूँ, और मतलब कि अशोक मेघवाल देखो ये हम जीत गए। तो उनकी मानसिकता देखिए आप। मतलब मैं मतलब अभी भी वो ये मानता है कि हमने हत्या कर ली और आज भी हम लोग निर्दोष हैं। तो मैं तो ये कहूंगा गोविंद जी को कि आप बिल्कुल बेखौफ रहिए, हम लोग हाई कोर्ट में बिल्कुल जितना होगा हर संभव मैं भी आपकी कानूनी हेल्प करूंगा, और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे बिल्कुल। जी, बहुत खूबसूरत अशोक मेघवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गोविंद जी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी आप लोग कैसा आप लोगों का माहौल है? जैसे 11 साल से किस तरह के परिवेश में आप लोग रहे हैं? मतलब आपको डर के माहौल में रहते हैं? क्या आपको अभी भी डर लग रहा है कि ये लोग कुछ इस तरह की घटना फिर कर सकते हैं? जी। डर तो कुछ नहीं लगता सर, अब डर की बात क्या है, इससे बड़ा डर और क्या होगा। जी। तो आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपको अभी देख रहा है, सुन रहा है। आप बिल्कुल लड़ें और इसी तरह से आगे बढ़ें। अशोक जी, आपने जो अभी बात कही इन लोगों की मानसिकता की,
तो ये इनकी जो मानसिकता है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आज ही की नहीं है, पूरे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को हम लोगों ने खंगाला। मैं आपको जी, थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा इन लोगों का जो प्रतिक्रिया है, क्या-क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया रही है, उसका भी हम लोग सोशल मीडिया पे इन्होंने कलमबद्ध किया है। तो उसमें ये लोग वो बोल रहे हैं कि मतलब पुलिस प्रशासन और मीडिया, मतलब उसमें भी ये लोग अपनी अकड़ ही दिखा रहे हैं कि हम अच्छा किए हैं, ये किए हैं, वो किए। तो सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अभी राजस्थान में जैसा कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, और मैं डिमांड ये उठा रहा हूँ कि इसमें देखो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उसको भी मैंने मतलब टैग किया है, कानून मंत्री जी को भी, और भजन लाल जी को रेगुलर करता हूँ कि आप इस मामले में आप हाई कोर्ट में लेके क्यों नहीं जा रहे हो आप? पीड़ित थोड़ी जाएगा, सरकार हारी है वहां पर, सरकार केस हारी है, सीधे केस हारी है, सरकार आप अपील सही करो, बात है। आप सरकार अपील करेगी, पीड़ित थोड़ी अपील करेगा। अब पीड़ित जैसे भी देखो, मेरा भी केस हुआ तो मैं वहाँ जैसे मेरे तो साज फ्रेम भी उनको डिस्चार्ज किया था, सार इनको तो मतलब कि फुल ट्रायल के बाद में डिस्चार्ज किया है, मेरा तो सार्स फ्रेम पे डिस्चार्ज किया था। तो मतलब कि क्योंकि जमीन सेम केस है मेरा इनका, जैसा कि डंगावास केस है, मेरा केस है। मेरा ये था कि मेरा जमीन प्लॉट का था, आबादी का, और इनका खेत का मामला है। तो पुलिस ने क्या कहा था कि ये जमीन पर कब्जा अशोक का नहीं है, किसका है, आरोपियों का है, जबकि अभी मैंने कोर्ट से साबित कर लिया कि कब्जा मेरा था और मैंने कब्जा ले भी लिया। और अभी देखो हाई कोर्ट में भी अभी सुनवाई है मेरी, और सेशन कोर्ट से मेरे पक्ष में फैसला आ गया। सेशन कोर्ट ने भी ये कहा कि जमीन अशोक मेघवाल की थी और कब्जा इनका जायज था, और आज मेरा कब्जा है, मैंने मकान भी बना लिया। अभी हाई कोर्ट जाऊंगा तो ये जजमेंट पलटेगा वापस, सेशन जो इनको डिस्चार्ज किया था। तो बात ये कि ये इसे डंगावास से भी लागू होती है कि भाई जब ये केस हारे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आप अपील कीजिए, आप कानून मंत्री इस पे मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, और तमाम जैसे अभी इसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के थे, उनको मैंने काफी बार मतलब ट्रोल किया ट्विटर पे कि अगर आपकी सरकार थी तो आपने उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं खोले? अगर खोलते तो ये ऐसे मतलब कि टाइमली हमें न्याय मिलता, टाइमली सुनवाई होती, क्योंकि आप लंबे लंबे हेयरिंग कराओगे। और क्योंकि क्या होता है कि लंबे ट्रायल के दौरान आरोपी पक्ष होता है, उनके वकील वो महंगे महंगे वकील करते हैं, और फिर वो गवाहों को, पीड़ित को इतना मतलब जानबूझ के टाइम खींचते हैं, जानबूझ के उसको खींचते हैं। कोर्ट के अंदर जब ये होता है, मतलब कि बहस होती है, ये होता है, तो मतलब गवाहों को इतना परेशान करते हैं, क्या का क्या बुलवा देते हैं, ये मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। तो मतलब कि अभी मेरता विधायक है, तो उनका भी उनका बर्थडे था, तो उनका मतलब ये आया कि ऐसी घटना हुई, निंदनीय है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, हम लोग प्रेम प्रसार बनाने के। अरे विधायक साहब, लक्ष्मण जी कल्लू साहब, आप विधायक हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार हारी है तो आप अपील कीजिए, बात खत्म। दूसरी बात तो क्यों कह रहे हैं आप, घटना हो कि नहीं, आप अपील कीजिए, बाकी हम देख लें कोर्ट में, तो सरकार अपील करे, बाकी हम तो अपील करेंगे ही, सरकार अपील करे, बात खत्म, दूसरी कोई बात ही नहीं है, हैं? और दूसरे इसमें ये गोविंद जी का जैसे अभी एसडीएम कोर्ट मेरता में इनका जमीन कूड़ के हैं, तो इसमें जितनी हेल्प होगी मेरी भी मैं करूंगा इनकी, क्योंकि सेम जजमेंट मैंने इसमें लाया है एसडीएम कोर्ट से, रोड से मैंने, और मैंने केस जीता है, वही का वही इसमें भी लागू होगा, और बिल्कुल प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे। लेकिन ये है कि अभी राजस्थान में ये जो मतलब कि मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि इसमें जितने भी जाट नेता हैं, जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष तो हमारे टीकाराम जूली ने बोला है, कांग्रेस के इसमें मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट है, चुप है। नागौर के हनुमान बेंजवाल आप जानते ही होंगे, वो भी चुप है, ट्वीट नहीं किया। जितने भी जाट नेता है एक भी नहीं बोल रहा है। अच्छा, जाटों में से एक भी नेता सामने नहीं आया कि हाँ भाई हमें एक भी नहीं बोला, मतलब एक भी नहीं बोला, मतलब एक, हाँ, इससे बड़ा जातिवादी संरचना क्या देखने को मिलेगा? यही तो जातिवाद है ना भारत का। उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया, बताइए आप। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? हाँ, बहुत विडंबना है ये। और मैं यही कहूँगा जो लोग भी देख सुन रहे हैं सब लोगों से कि इसीलिए अम्बेडकराइट होना जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों, आगे बढ़ना जरूरी है, अपने संगठनों से जुड़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें अगर फाइट करना है, इनसे लड़ना है, तो शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है, इसी से हम इनका फाइट कर सकते हैं। तो
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजस्थानी वाइब्स एसके जी। आप आगे भी बिल्कुल शुक्रिया। अगर और आपको इस तरह मैं की कुछ पहले भी भी होगा आपसे आप जुड़ा जरूर था, जुड़िएगा। मैं पहले हाँ भी आपसे हाँ जुड़ा था, आपने बहुत हेल्प की और हेल्प मिली मुझे, तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं देखो संघर्ष किया, मैं जीता भी हूँ। और गोविंद हम्म। जी जैसे पीड़ित परिवार से, इनसे भी हम लोग कहते हैं कि आप डरे नहीं, हार नहीं माने, हम सब साथ है आपके, बिल्कुल हाँ, लड़ेंगे और हारना बिल्कुल जीतेंगे। भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी हारना नहीं है। आप लड़िए, और देश पूरा आपको देख रहा है, सुन रहा है, और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। इसको आप आगे बढ़ें। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों ने जी जुड़कर और यहाँ पे लाइव में ये बातों को रखा। जी, शुक्रिया, जय भीम। जी सर, थैंक यू हाँ, सर। जय भीम। हाँ, थैंक। तो साथियों, यहाँ पे एक बात और बहुत जो बात थी यहाँ पे, कि इस पर ये जो हत्याकांड आपने देखा कि इन लोगों ने जुड़कर यहाँ पे ये सारी बातें बताई। आप देखिए जाट समाज की क्या प्रतिक्रिया है। एक्चुअल में आपको जातिवाद समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, तो दूसरा जातिवाद का घिनौना चेहरा यहीं पे समझ में आता है, जब जो कहा जाता है ना कि किसी ने गलत किया है तो आप उसकी गलती को जाति के आधार पर उसको सही ठहराने लगते हो। ये भारत का जातिवाद है। देखें, ये इस किताब में आगे लिखते हैं जाट समुदाय की प्रतिक्रिया। एक मीडिया कर्मी को डांगावास के जाट समुदाय के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, मीडिया में कह रहे हैं ये लोग, क्या कहते हैं, मेघवालों को उनकी गलती की सजा मिली है, उन्हें यह सबक देना जरूरी था। देखिए इतना बड़ा हत्याकांड किया सब, और मीडिया में ये बोल रहे हैं ये लोग कि उनको सबक देना जरूरी था। फिर कहते हैं एक कथित समाज सेवी राम रतन अकौदिया का यह मैसेज देखिए। इस समाज सेवी है राम रतन अकौदिया। इससे उस मानसिकता का पता चलता है कि किस तरह की घटिया सोच और नफरत की मानसिकता दलितों के प्रति काम कर रही है। देखिए वो क्या कहता है, समाज सेवी है तब भी। राजस्थान के नागौर डांगावास में जमीन विवाद के चलते भाम्बी, मेघवाल और जाट समुदाय में खूनी संघर्ष हुआ। देखिए कह रहा है खूनी संघर्ष हुआ, कहाँ खूनी संघर्ष हुआ भाई, एक तरफा था ना ये घुस के जा रहे हैं उनके जमीन पर मारने, जिसमें एससी एक्ट का नाजायज फायदा उठाकर, ये देखिए क्या लिख रहा है, एससी एक्ट का नाजायज फायदा उठाकर पिछले काफी दिनों से फुदक रहे 3 भाम्बियों को ट्रैक्टर से कुचल कर कुत्ते की मौत मार दिया गया। ये देखिए जाट समुदाय के ये समाज सेवी है, इसको समाज सेवी सब बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट है, ये मार दिया गया। इस दौरान पिछले काफी दिनों से माथा पर चढ़ियोड़ी भावनियों को भी रगड़ रगड़ कर मारा गया। चढ़ियोड़ी भावनियों को, देखिए महिलाओं के प्रति इसके शब्द सुनिए, को भी रगड़ रगड़ के मारा गया ताकि अगली 7 पीढ़ियों को अपनी औकात में ही पैदा करें। देख रहे हैं, ये शब्दावलियां है इन जातिवादी लोगों की, इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। देख रहे हैं, बाइज्जत बरी। आप बताएं भारत में बहुजनों को न्याय मिलता है? भारत में एससी एसटी ओबीसी के केस लोग आके कहते हैं कि भाई ये केस कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला, ये आपको मिलता है? सरेआम मीडिया में सब इस तरह की बातें लिख रहे हैं सब, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सीबीआई लड़ रही है, तब भी बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और सुनिए, संघर्ष में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने कुल 200 लोगों को बहादुरी का अंजाम देना करार दिया। देख रहे हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने कुल 200 लोगों को बहादुरी का अंजाम दिया जा रहा है। भाई बहादुरी का काम किया है, जिसमें 27 वीर जाट पुत्र नामजद हैं। देखिए उसको क्या लिख रहा है, जिसमें 27 वीर जाट पुत्र नामजद है, वीर बताया जा रहा है इनको। अब तक किसी जाट पुत्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कोई ऐसा जादू तो नहीं है हमारे पास कि तुरंत जाट वीरों को पकड़ लें। देख रहे हैं, जाट को वीर बताया जा रहा है, वीरों को पकड़ लें। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की, और भी देखिए इन लोगों की पूरा मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए इन लोगों का। अब अगर ये मावल्या करते फिर रहे हो तो सुतौड़ा जात के गोदो दियो ही क्यों हो, गुदड़ी ही बिता ही पग पुशारा हा का लुंदार तेजाजी का वंशज ने छेड़ो जरा खाई अब दिराता जीरो फिरो झाड़ा। ये पता नहीं क्या कौन सी भाषा है ये। अस्पताल की खाट पर भी आ रहे हैं जाटों के सपने। देख रहे हैं, ये इस तरह की शब्दावली ये सब इस्तेमाल किए हैं सोशल मीडिया में। मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ जातिवादी मानसिकता की गहराई, आप समझिए। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जाटों ने अस्पताल में भर्ती अधमरिया भाम्बियों को भी नरक का टिकट देने की सोच रखी है। भाम्बियों,
जिसके बाद अस्पताल में पुलिस तैनात कर दी गई। भाम्बी समुदाय के लोगों ने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए गुहार लगाई है। उन्हें डर है कि इस दौरान जाट फिर से हमला बोल करके कहीं नरकवासियों की गिनती न बढ़ा दे। वहीं पुलिस का कहना है कि जाट फिर से कब क्या कर डाले हम खुद टेंशन में है। ठीक है ना। यह है मामला था नागौर के डागावास गांव में गुरुवार को 23 बीघा जमीन विवाद पर पंचायत बुलाई गई। इसका बुलावा लेकर पहुंचे एक युवक रामपाल गोस्वामी की एक पुरोहितासनी निवासी भाम्बी ने गोली मार हत्या कर, ये देखिए ये फेक न्यूज बोल रहा है कि वो हत्या कर दी। इसके बाद गुस्साए जाटों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को ट्रैक्टर से गायटा घा घाट के मार डाला। अब देखिए कैसे फेक न्यूज चलाए हैं, सब खुद गए हैं, सब मारे हैं और फेक न्यूज चला रहे हैं, इन लोगों ने मार डाला। फिर बाद में जाटों के गुस्से ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि खमियाजा फुदक रही भाम्बनियों को उठाना पड़ा। हमले में शहीद हुए रामपाल के हत्यारे की 1.5 की मौत तड़पा तड़पा कर मारा गया। आंखों में जलती हुई लकड़ी तक डाल दी गई। घायल बोले जहां छिपते वहीं ट्रैक्टर चढ़ा देते। एक घायल महिला ने बताया 250 लोगों की भीड़ से बचने को हम जहां भी छिपे लोगों ने वहीं ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छी खबर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब सोशल मीडिया में डाले हैं। एक बोल रहा अच्छी खबर। आसपास के गांव के दूसरी जाति के लोग इस घटना के बाद काफी राहत महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बाकी गांवों में भी माथे पर छड़ योद्धा भाम्बी इतना दिन फड़फड़ करता जो चुपचाप मिनख्या की तरह पादरा हैगा। पिछले 7 सालों में एससी होने का डर बता के लोगों को धमकाया करते थे ये लोग। सरकार द्वारा दिए आंतरिक कानूनी संरक्षण का खुला नाजायज फायदा उठा के यह कारू कौम लोगों के जमीनें छीनने लगे थे। अब ये देखिए इन लोगों की अपनी जमीन को ये सब कैसे फर्जी फर्जी खबर फैलाया पूरा इन लोगों के गिरोह ने। जैसे भारत में बहुजनों का ब्राह्मण कैसे झूठी चीजें फैलाता है, वैसे जाटों ने कैसे फैलाया मेघवाल लोगों के। आखिर ऊंट आ गया जाट के नीचे। देखें ऐसे ऐसे फर्जी खबरें ये किस तरह से। और देखिए ये देखिए ये पूरा का पूरा इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टिप्पणियां व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर की जाए ऐसे ऐसे फर्जी जायज ठहरा रहे हैं, जिसमें जाट समुदाय के लोगों द्वारा किए गए जातीय नरसंहार को जायज ठहराते उन्हें बधाई दी जा रही है। यह सबसे भयानक बात है, चिंताजनक भी, क्योंकि एक सभ्य नागरिक समाज में हत्यारों को नायक बनाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण समय के आगमन की ओर संकेत करता है। सोचिए दोस्तों, ये देखिए दूजी मीरा कथा संग्रह के लेखक राजस्थान के बहुचर्चित युवा कथाकार संदीप मिल, जो कि स्वयं भी जाट परिवार में जन्मे हैं, वे अपनी एक कहानी एक प्रजाति हुआ करती थी जाट में लिखते हैं, इस समुदाय को प्यार, लोकतंत्र, विचार और शब्द जैसी चीजों से नफरत है। देखिए खुद एक जाट व्यक्ति है, इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जाट लेखक हैं, उन्होंने अपने जाति के बारे में क्या लिखा है। देखिए क्या कहते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ। दूजी मीरा कथा संग्रह के लेखक हैं राजस्थान के बहुचर्चित युवा कथाकार संदीप मिल। संदीप मिल जाट हैं, उन्होंने दूजी मीरा किताब लिखी और क्या लिखते हैं कि मैं स्वयं जाट परिवार में जन्म लिया। फिर आगे कहते हैं और कहानी में कहते हैं एक प्रजाति हुआ करती थी जाट। अच्छा, कहते हैं इस समुदाय को प्यार, लोकतंत्र, विचार और शब्द जैसी चीजों से नफरत है। समझ रहे हैं क्या चीज से नफरत है? प्यार, लोकतंत्र, विचार और शब्द जैसे चीजों से नफरत है। वे इन सब का गला घोंट देना चाहते हैं, यहां तक कि संदीप मिल को भी मार देना चाहते हैं, क्योंकि वह सोचता है। डांगावास की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मिल कहते हैं, आप इस अपराध में शामिल रहे पशुओं को इंसान समझने की भूल कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि सब पशु है, इन सबको इंसान मत समझिए, तो इनको भी मार देना चाहते हैं, जिसमें दया करुणा नाम की कोई चीज बची नहीं है। एक संभावनाओं से भरे चर्चित कथाकार का अपने ही समुदाय का यह विश्लेषण चौंकाता है। आप देखें, वो लेखक है, एक लेखक जब लिखता है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो लिखता है, पढ़ता है, गहराई में घुसता है, उसका दिमाग काम करने लगता है। उसका दिमाग काम करे, इनका दिमाग काम किया तब इन्होंने कह भी दिया इस बात को। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, जातीय अहंकार में डूबे पड़े हुए हैं, वो सोचिए उन लोगों की कैसी मानसिक क्षमता है। जाटों में ध्रुव राठी हैं भाई। ध्रुव राठी तो बहुजनों की बात करते हुए अब नजर आ जाते हैं वीडियोज में।
जाटों में उधैया है, उनका स्क्रिप्ट राइटर जो भी है जो कॉकरोच में भी थे, उसमें प्रवक्ता में, वो भी देखिए, वो भी बात करता है बाबा साहब अम्बेडकर की। तो आपको ये देखना होगा कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, उसको समझ में आएगी, लेकिन जो व्यक्ति जातीय अहंकार में डूबा हुआ है, वो लोग किस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं और सोशल मीडिया में ऐसे लोग उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जातिवाद का ये नजरिया आपको सामने आता है। खास बात क्या है कि जो अच्छे लोग हैं, जो जो अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। जो अपने को तथाकथित ऊंची जाति का कहते हैं, उनमें ऐसे लोग जो मानवता की बात करते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। और ऐसे लोग जो जातिवादी सोच रखते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो चले, मेरे ख्याल से आज मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया इस घटना पर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आई होगी कि जातिवाद कितनी गहराई में भारत में डूबा हुआ है, और उसको जस्टिफाई करना, जो घटना कर रहा है उस अपराध को, एक अपराधी को बाकी पूरे जन समुदाय के द्वारा, उसकी जाति के लोगों के द्वारा उसको जस्टिफाई करना, ये जातिवाद का सबसे घिनौना रूप है दोस्तों। जातिवाद सिर्फ इतना नहीं है कि आप राह चल रहे हैं, कोई आपको गाली दे दिया कि अरे तू ये जाति का है, वो जाति का है, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ कह दिया गया तू ये जाति का है, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद का घिनौना चेहरा जो आज मैंने आपको दिखाया, कि जब इतनी विभत्स घटना होती है और उसके बाद से पूरा का पूरा उस जाति के लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, ये जातिवाद का विभत्स चेहरा है जो भारत में सदियों से होते रहा है। सोचे बहुजन समाज क्यों नहीं पढ़ पाया, बहुजनों के पास क्यों नहीं जमीनें हैं, कैसे उनकी जमीनें छीन ली गई। देख रहे हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए, अब मैंने लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, जिनको भी डिबेट करना है वो यहाँ पे जुड़कर डिबेट कर सकते हैं। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं। जो लोग भी गिफ्ट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।